तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 549 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था गीडे किम ने बहुत ज्यादा खतरनाक तहलका मचा दिया था बुशान में, और उसी दौरान उसने जिनरैंग के कुल्हाड़ी भी मार दी थी। ये चीज तो हमें कंफर्म नहीं करी जाती कि जिनरैंग मरा है या फिर जिंदा है, लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हमें जिनरैंग लोगों की लाइफ के कुछ पुराने सीन दिखाए जा रहे होते हैं, और ये सीन हमें दिखाए जा रहे होते हैं शैंग बेक की वॉइस ओवर के साथ। इस वक्त ये लोग काफी ज्यादा छोटे होते हैं और सारे के सारे उस जगह पे रहते हैं जहाँ पे लोग कचरा फेंकते हैं। ऑब्वियसली ये सारे के सारे बच्चे अनाथ होते हैं। इन्हें तो ये भी नहीं पता होता है कि इनका माँ बाप कौन है। इनकी जिंदगी इतनी खराब होती है कि कब ये इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं, इनको इस बात का भी नहीं पता। वैसे बच्चे तो यहाँ पे काफी सारे होते हैं, लेकिन जिनशॉक, जिनरैंग और शैंग बेक ये तीनों के तीनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे ये कोई परिवार होगा। लेकिन जिनरैंग ये चीज यहाँ के सारे बच्चों के लिए फील करता है। उसे सारे के सारे बच्चे अपना परिवार लगते हैं। और ये जो पूरा का पूरा कचरे का ढेर होता है, ये होता है एक औरत का, जिसको सब आंट मदर के नाम से कहते हैं। हम देखते हैं एक शाम को आंट मदर यहाँ पे आती है और कहती है, यार तुम सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हो। लेकिन डर के मारे इसका जवाब कोई भी नहीं देता, इसलिए ये दोबारा से कहती है, जब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूं तो तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए। मुझे सुनने में आया कल रात को यहाँ पे तुम लोगों के बीच में कुछ दिक्कत हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हें ये बात पहले ही बता चुकी हूँ। ये जगह तुम्हारा स्वर्ग है। अगर कल रात की तरह तुम में से यहाँ से कोई भागने की कोशिश करता है तो वो पकड़ा जाएगा। और हम देखते हैं एक बच्चा जो पिछली रात को इस नर्क से भागने की कोशिश कर रहा होता है, वो पकड़ा गया होता है। आंट मदर का एक बॉडीगार्ड जो कि हैवान किस्म का होता है, इस बच्चे के बाल पकड़ के इसको यहाँ पे लेके आया होता है। एक तरीके से यहाँ पे जितने भी बच्चे रहते हैं सारे के सारे आंट मदर के कुत्ते होते हैं। सारे के सारे बच्चों को आंट मदर के इशारों में नाचना होता है। और आंट मदर इतने सारे बच्चों को यहाँ कूड़े के ढेर में इसलिए रखती है ताकि वो बच्चे कूड़े के ढेर में कुछ जरूरी चीजें ढूंढे जिससे आंट मदर को फायदा हो। एक तरीके से सारे बच्चों की ये जॉब होती है कि उन्हें यहाँ पे वैल्यूएबल चीज ढूंढनी है, जैसे कि कॉपर वायर्स, महंगी कांच की बोतलें और ऐसी ही काफी सारी चीजें। इन बच्चों से बस आंट मदर किसी भी तरीके से अपना फायदा निकलवाना चाहती है। वैल्यूएबल चीजें इकट्ठा करने के बाद वो उनसे उन चीजों की पैकिंग भी करवाती है, और इन बच्चों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि इन्हें इस तरीके से काम करना है कि आंट मदर को फायदा हो। इसलिए ये लोग पैकिंग करने के लिए कम से कम चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और जब ये सारे के सारे बच्चे कबाड़ा इकट्ठा करके उनमें से कुछ सामान को पैक करके वापस से अपने अपने पाइप्स के अंदर चले जाते हैं, तो एक बदकिस्मत बच्चा ऐसा होता है जिसे वापस नहीं जाने दिया जाता। यानी कि वही बच्चा जो बड़े होके अपनी ये कहानी सुना रहा है, शैंग बेक। गुड़िया को शैंग बेक काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो रोज कार में बैठा के उसे अपने साथ लेके जाती है। गुड़िया शैंग बेक को जब कार में बैठा के लेके जा रही होती है तो कहती है, आज हम हर बार से थोड़ा सा और दूर जाने वाले हैं। बॉस ने आज मुझे कहा है कि मुझे उनके विला में आना है। मुझे पूरा यकीन है तुम वहाँ पे भी अपना काम काफी ज्यादा अच्छे से करोगे। अब बुढ़िया शैंग बेक को क्या काम करवाने के लिए ले जाती है ये बात हमें पूरी तरीके से क्लियर नहीं करी जाती, लेकिन वो शैंग बेक को जो भी काम करवाने के लिए ले जाती है उस चीज से शैंग बेक को काफी ज्यादा दर्द होता है। ये बात जान के जो चीज मेरे दिमाग में आई है, अगर आपके दिमाग में भी वही बात आई है तो कांग्रेचुलेशन, हम सब साथ में नर्क जाने वाले हैं। और शैंग बेक को बुढ़िया रोज इसी तरीके से कार में अपने साथ लेके जाती है, और हर बार एक लौंडा होता है जो उनकी कार के सामने खड़ा हो जाता है बुढ़िया को रोकने के लिए। शैंग बेक तो उस बंदे का नाम भी नहीं जानता होता, बस वो सोचता है कि ये बड़ा भाई कौन है जो हमेशा मेरी मदद करने के लिए आ जाता है। और बुढ़िया भी ये सोच के हैरान होती है कि इन दोनों की दोस्ती कितनी ज्यादा अच्छी है। और ऑब्वियसली जो बच्चा हमेशा कार के सामने आता है वो और कोई नहीं बल्कि जिनरैंग होता है। लेकिन जिनरैंग एक भी बार बुढ़िया को रोकने में कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि बुढ़िया के साथ का मोटा दरिंदा जिनरैंग को जमीन में पटक पटक के मारता है। और शैंग बेक ये देख के अपने मन में कहता है, वो बड़ा भाई जिसका मैं नाम भी नहीं जानता रोज मेरे लिए मार खाता है। वो बड़ा भाई इस कचरे के ढेर में मुझसे पहले से रहता है। वो हमेशा अपने सारे भाइयों की और बहनों की चिंता करता है। और बल्कि जिनरैंग ही नहीं, जिनशॉक भी हर बार जिनरैंग को बचाने के लिए आता है जब जिनरैंग उस मोटे दरिंदे से मार खा रहा होता है। इनका एक तरीके से रोज का ऐसा हो चुका होता है, रोज ऐसे ही मार खानी है शैंग बेक को बचाने के लिए। छोटा जिनरैंग छोटे जिनशॉक को कहता है कि तू यहाँ से चला जा, तू बीच में मत आ, मैं देख लूंगा। लेकिन जिनशॉक कभी भी जिनरैंग का साथ नहीं छोड़ता। अगर जिनरैंग मार खाता है तो वो भी मार खाता है। इन लोगों की जिंदगी में इन्हें आजादी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही होती। इन्हें तो ये भी नहीं पता होता कि अगर इन्हें आजाद कर दिया जाएगा तो ये करेंगे क्या, क्योंकि ये लोग सच में आंट मदर के कुत्ते बन के रह चुके होते हैं। इनके पास और कोई नहीं होता जिसे ये लोग पूरी दुनिया में जानते होंगे, और ऊपर से अभी ये लोग काफी ज्यादा छोटे हैं। और शैंग बेक जब देखता है कि उसकी वजह से दोनों बड़े भाई मार खा रहे हैं, इसलिए अपने फेस पे झूठी सी स्माइल ला के कहता है, बड़े भाई आप लोग चिंता मत करो,
मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, ये कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। तो खैर शैंग बेक वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वापस आता है जब शाम का सूरज ढल रहा होता है। शैंग बेक के हाथ में खाने की भी काफी सारी चीजें होती हैं और काफी खुश लग रहा होता है और एक स्माइल के साथ जिनरैंग लोगों को कहता है, मैं वापस आ गया। आंट मदर ने तो आज मुझे बंस भी दिए हैं खाने के लिए। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने काफी ज्यादा अच्छा काम करा। लेकिन जिनरैंग, जिसकी खुद मार खा के हालत खराब होती है, कहता है, शैंग बेक ये बता क्या तू ठीक है? ऑफ कोर्स बड़े भाई, मैंने कहा था ना ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन शैंग बेक ये सब कुछ एक्टिंग कर रहा होता है। इसके कुछ ही देर बाद वो जमीन में नीचे गिर जाता है और दर्द के मारे करहा रहा होता है। लेकिन शैंग बेक के चेहरे में या फिर कहीं पे भी मुझे चोट का कोई भी निशान नहीं दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी शैंग बेक रोते रोते बोल रहा होता है कि उसे दर्द हो रहा है और वो मेकअप नहीं करना चाहता। इसने मुझे डाउट है कि छोटा शैंग बेक मेकअप का मतलब कुछ और समझ रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, जो मैं सोच रहा हूँ, अगर आप लोग भी वही सोच रहे हो तो आप सब लोगों से मुलाकात होगी नर्क में, वहाँ पे मीटअप होगा। तो खैर जिनरैंग लोगों की जिंदगी काफी ज्यादा बेकार चल रही होती है। इसके अगले दिन के सीन में हम देखते हैं आंट मदर के दरिंदे को, जो कि बैठ के चौकोपाई खा रहा होता है। जिनरैंग उसके बगल में आता है और कहता है कि क्या तुम्हें और चौकोपाई खानी है? दरिंदा जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो जिनरैंग उसके मुंह पे एक पत्थर मार के उसको नीचे गिरा देता है। उसके बाद उसकी छाती में बैठ के लगातार उसके मुंह पे वो पत्थर मारता रहता है लगातार। दरिंदे की हालत खराब हो चुकी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी दरिंदा खुद को संभाल लेता है और वापस से उठ के जिनरैंग के मुंह पे एक मुक्का मार देता है। शैंग बेक ये देख के हैरान होता है कि भले ही हम सारे के सारे एक पालतू कुत्ते की तरह हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े भाई ने इतनी हिम्मत करी कि अकेले ही उस दरिंदे से भिड़ गया। जिनरैंग ने एट लास्ट दरिंदे को मार मार के अनकॉन्शियस कर ही दिया होता है और यहाँ पे आंट मदर भी पहुंच चुकी होती है। जिनरैंग तो आंट मदर को भी मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन शैंग बेक और जुनशॉक ने उसे पकड़ लिया होता है। और जिनरैंग शैंग बेक लोगों को कहता है, भले ही मेरे गले में पट्टा बंधा है, लेकिन तुम लोग मेरा परिवार हो और मैं अपने परिवार की रक्षा करूंगा। और सच में यार, अगर किसी को भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, तो ये माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। और जिनरैंग की इस विल पावर को देख के मुझे एहसास हुआ है कि जिनरैंग मरा नहीं होगा। हो ना हो शैंग बेक या फिर जुनशॉक ने आके उसको बचा लिया होगा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो खैर इतने में ही कार से एक बंदा बाहर आता है और जिनरैंग के एक लात मार के उसको दूर फेंक देता है। ऑब्वियसली ये लोग भी आंट मदर के ही लोग होते हैं और कहते हैं, आंट मॉम, क्या आपने इन लोगों को ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी है? वो तो शुक्र है ये कुत्ते अभी एक दूसरे को काट रहे हैं, क्या होता अगर ये आपको काटने आ जाते? लगता है इन कुत्तों की ट्रेनिंग एक बार फिर से करानी होगी ताकि अपने दांत दोबारा से हमें ना दिखाएं। और ये दोनों बंदे जो हमें दिख रहे हैं वो इस वक्त के बुशान गैंग के नंबर 2 और 3 के बंदे हैं। ये दोनों ये देख के काफी इंप्रेस हो रहे होते हैं, इतने छोटे बच्चे ने इतने बड़े दरिंदे को मार गिराया। और ये दरिंदा जो जमीन में पड़ा है ये भी एक अच्छा फाइटर कहलाता था। इसीलिए ये गैंगस्टर्स लोग सोचते हैं कि इन तीनों बच्चों को एरिना में लेके जाया जाए ताकि एरिना की व्यूअरशिप बढ़ सके। हम देखते हैं इन 3 छोटे छोटे बच्चों को एरिना में उतार दिया जाता है, जहाँ पे इनके सामने एक हट्टा कट्टा बंदा होता है। यानी कि ये फाइट होती है एक हट्टे कट्टे हैवान की और 3 मासूम बच्चों की। हैवान को तो ये बात सोच के भी हंसी आ रही होती है कि उसे इन बच्चों के साथ फाइट करनी है, लेकिन जो ऑडियंस होती है वो भी एक नंबर की पगलैट होती है, दूर से चिल्ला के कहती है, अबे सालो इंतजार किसका कर रहे हो, एक दूसरे को फाड़ डालो। यानी कि पहले ये लोग कचरे के ढेर में रहने वाले कुत्ते थे और अब एरिना में रहने वाले कुत्ते बन गए। और फाइट स्टार्ट होते ही ये लोग हैवान के ऊपर झपट पड़े होते हैं। इन बच्चों को किसी भी तरीके से सरवाइव करना होता है, इसलिए ये जो हो सके वो करते हैं जीतने के लिए। और शैंग बेक की तो आदत बन चुकी होती है अपने सामने वाले को दांत से काटने की। ये लोग जैसे तैसे करके अपने दुश्मनों को हरा रहे होते हैं। इसके बाद एक दिन इनका सामना होता है जमाल हारिस नाम के एक बंदे से, जो कि एक काफी अच्छा फाइटर होता है। लेकिन शैंग बेक उस दिन पहली बार देखता है कि बिना नाम वाला बड़ा भाई अपनी कोहनियों से इसके ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक हमले कर रहा है। दरअसल फाइट करते करते उस वक्त जिनरैंग की उंगलियां टूट गई थी, इसलिए उसने ये नया फाइटिंग स्टाइल इजाद करा था कोहनी से मारने वाला। क्योंकि जिनरैंग के हाथ उस वक्त काफी ज्यादा नाजुक थे, इसलिए उसकी हड्डियां टूट जाया करती थी। और वैसे भी छोटे छोटे मुख के बड़े लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, इसलिए उसे अपनी कोहनियों का इस्तेमाल करना पड़ा था। ऐसे ही समय बीतता रहा और जन्म हुआ एरिना के नए चैंपियंस का। यानी कि ये तीनों अब तक बड़े हो चुके होते हैं और एरिना के चैंपियन बन चुके होते हैं। लेकिन लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही होती कि एरिना के कुत्ते आज एरिना के चैंपियन बन गए हैं। और बुशान गैंग के बंदे जो बचपन में इनको यहाँ पे लेके आए थे वो भी ये चीज देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, इसलिए अब वो इन तीनों को अपने साथ किसी और जगह लेके जा रहे होते हैं। शैंग बेक इनसे पूछता है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ इनके कुत्ते जैसे हैं, इसलिए सामने वाला बंदा जवाब नहीं देता। बस शैंग बेक लोगों को इतना ही कहता है कि अगर मालिक कुत्ते की रस्सी खींचे तो कुत्ते को बस मालिक के पीछे आना चाहिए, सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। शैंग बेक लोग अभी इनके अगेंस्ट भी नहीं जाते, क्योंकि बचपन से ही वो लोग इनके कुत्ते हैं। इन्हें बचपन से सिखाया गया है अगर ये लोग विद्रोह करेंगे तो आखिर में इन्हें अपने मालिक के पास
पास ही आना है, ये लोग पकड़े जाएंगे। तो खैर बुशान के गैंगस्टर जब इनको अपने साथ लेके जाते हैं तो इनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं और जिंदगी में पहली बार इतने अच्छे कपड़े पहन के इनको घुटन जैसी महसूस हो रही होती है, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे कपड़े कभी पहने ही नहीं। लेकिन इन लोगों के लिए अच्छी बात यह होती है कि अपने हिसाब से इन लोगों ने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है, क्योंकि पहले ये एक कचरे के ढेर के कुत्ते हुआ करते थे और अब इन्हें बना दिया गया होता है बुशान गैंग का गेट कीपर। लेकिन यहाँ पे आने के बावजूद भी इनकी जिंदगी बदली नहीं होती, क्योंकि काफी सारे लोग हमेशा बुशान गैंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले उनका सामना इन तीनों से ही होता है। यानी कि पहले ये लोग एरिना में फाइट कर रहे थे, अब गेट के बाहर फाइट कर रहे हैं। इनको जो अभी लग रहा था कि इनकी थोड़ी सी तरक्की हुई है, ये सिर्फ उनका एक वहम था। ये लोग फाइट्स करते हुए काफी ज्यादा जख्मी भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे तैसे करके फाइट को जीत जाते हैं। बेचारे शैंगबेक के पेट में तो चाकू भी पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जैसे तैसे खुद को संभाल लेता है। अभी सारे के सारे बंदों को निपटाने के बाद ये लोग फाइनली राहत की सांस लेते हैं और शैंगबेक कहता है कि आखिर उनको इस तरीके की जिंदगी कब तक जीनी पड़ेगी। इनकी जिंदगी का इनका कोई भी मतलब नहीं रह गया होता है, इन्हें बस एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए होती है। लेकिन जिनरैंग इन दोनों को समझाते हुए कहता है, हम लोग कुत्ते हैं और कुत्ते कभी भी। पर इतने में ही इनके बगल से एक बंदा चलता हुआ आ रहा होता है और कहता है, लगता है वहाँ पे फाइट हुई है, तो क्या वो तुम तीनों हो? लगता है तुम तीनों काफी ज्यादा कमाल के हो। उस बंदे को देखते ही जुनशॉक उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो बंदा जुनशॉक के सिर्फ एक मुक्का मार के जुनशॉक को जमीन में चिपका देता है और कहता है, वो तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जिनरैंग ये देख के हैरान होता है, इसलिए उछल के आता है अपनी कोहनी मारने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक और बंदा आ चुका होता है जिसने जिनरैंग की कोहनी को फूल की तरह पकड़ लिया होता है और कहता है, तेरी आंखें काफी ज्यादा कमाल की हैं। मैं यहाँ पे इसी से मिलने के लिए आया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ पे ये आंखें देखने के लिए मिलेंगी। जिनरैंग सामने वाले बंदे को कहता है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। जो बंदा यहाँ पे आया होता है वो अपना कोट अपने ड्राइवर को पकड़ाता है और कहता है, काफी कमाल की बात है, ये लो मेरा कोट पकड़ना जरा। ड्राइवर जिसका नाम बाकू नो है, जो कि हमें बताया नहीं गया है, वो कहता है, लेकिन बॉस। अरे कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, ये आंखें एक प्रोटेक्टर की हैं जो कि अपने परिवार की रक्षा कर रहा है। हम इन आंखों की आग को सिर्फ बातों से शांत नहीं कर सकते हैं। भले ही इन्होंने हमारे ऊपर पहले हमला करा है, लेकिन इनसे छेड़ हमने ली है, इसीलिए सही यही रहेगा कि उसी हिसाब से हम आगे की कार्यवाही करें। वैसे भी काफी समय हो गया है जब से मैंने ऐसी आंख वाले बंदे से फाइट नहीं करी। और ऑब्वियसली ये जो बंदा यहाँ पे आया होता है, ये होता है वन एंड ओनली गैब्रियोंग किम द लेजेंड। और गैब्रियोंग किम के यहाँ पे आने के बाद से जिनरैंग लोगों की जिंदगी बदल गई होती है। और वैसे ये बताने की जरूरत तो नहीं है जो बंदा यहाँ पे गैब्रियोंग के साथ आया है वो कौन है, वो है जेरी का फादर। तो खैर गाइस, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और आगे की हल्की सी प्रिडिक्शन में पहले ही कर चुका हूँ कि मुझे नहीं लगता कि जिनरैंग मर चुका है, वो जिंदा है मेरे हिसाब से। तो खैर अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।